ऑन कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। कौन किया है देखिएगा। ये तुम्हारा हर्षित रखो, हर्षित ऑडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हर्षित अपने अपने वीडियो ऑन कर लो, ऑडियो ऑफ करो। सर सर ये दरवाजा बंद कर दो ना सर। ठीक है जी। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपने विजुअल इंस्ट्रक्शंस। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था आपने? विजुअल इंस्ट्रक्शंस। टाइम टू ट्राई करो, तुम बताइए और कुछ करना। टाइम टू ट्राई हो जाएगा आपको। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विजुअल इंस्ट्रक्शन। विजुअल इंस्ट्रक्शन के फायदे को का मॉडल को मैग्नीफाइंग ग्लासेस आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। सर क्लियर। कुछ लोग और ऐड हो जाएं, इसके बाद करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ अटेंडेंस शेयर करूंगा मैं कि किसकी कितनी अटेंडेंस है, ठीक है? यस सर। यस सर। अभी और भी ऐड हो रहे हैं, उनको मैं एडमिट कर रहा हूँ। जैसे ही सब लोग हो जाएंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा। बेटा ऑडियो ऑफ रखिए और वीडियो को ऑन कीजिए। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन। Materials such as iron, nickel, cobalt are some their alloys. क्या लग गया क्या लग गया? ठीक बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअली मैं वैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाला था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा मटेरियल्स के बारे में जानकारी होगी, या फिर आप कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं
तो उनकी आप प्रॉपर्टीज भी आप जैसे आपको प्रॉपर्टी पता लगने लगे कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज होती क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, और कौन से मटेरियल जो आप यूज करते हैं जनरली, जैसे माइल्ड स्टील अपन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं, कॉपर अपन यूज करते हैं डेली यूज में, तो उनके साथ आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस अगर आप अपने माइंड में डालेंगे तो वो देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज होती क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं आज तक, जैसे हमें पता है कि एक्चुअली कोई मटेरियल, जैसे हमें पता है कि जैसे हम सोचते हैं कि कोई मटेरियल ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी हार्डनेस भी ज्यादा होगी, टफनेस भी ज्यादा होगी, तो ये सब अपन सोचते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी मटेरियल में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, है ना। तो अपन महसूस करें, जैसे ही मैं आपको मैं सारी मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को, तो आप उसको मैं उसके एग्जांपल भी आपको दूंगा तो आपको मतलब आप जो डेली यूज में मटेरियल आके हैं तो आप उनके साथ मतलब कुछ मतलब महसूस कर सकेंगे उन प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। जैसे ही आप उन प्रॉपर्टीज को महसूस करने लगेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में रहेंगी कि एक्चुअली ये मतलब होता क्या है, स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, टफनेस क्या होता है एक्चुअली में। तो हम जैसा सोचते हैं वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि मैं पहले जो सोचता था कि भाई टफनेस के बारे में, एक्चुअली टफनेस होता क्या है, हम जैसे किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो यार बोलते हैं कि जनरली बोलते हैं यार ये तो बहुत टफ है, ये टफर मटेरियल है, या कुछ ऐसा बोलते हैं ये बहुत हार्ड मटेरियल है। उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते हैं कि मतलब एक्चुअली हम वो सही बोल रहे हैं क्या, हार्ड बोल रहे हैं उस मटेरियल को। तो वो हम वर्डिंग ही हमारी ऐसी होती है। अब हो सकता है कि आप जिस मटेरियल को हाथ लगा रहे हो उसको आप अभी बोल रहे हो हार्ड बोल रहे हो, वो एक्चुअली में हार्ड नहीं हो, वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, ठीक है ना। हो सकता है उसकी टफनेस अच्छी हो, पर आपको ऐसा आपने वर्ड यूज सही नहीं किया, एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये चीज, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसके बाद स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली में क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है। वो भी क्या है, जैसे ही आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं किसी मटेरियल का तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए पहले बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाए, उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अपने लेक्चर प्लान में थोड़ा मैंने चेंज किया है, और अभी लेक्चर प्लान जो बना रहा हूँ मैं मंथ वाइज बना रहा हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Mechanical properties of materials, ठीक है। To finalize the material for an engineering product or application, is it important to understand the mechanical properties of the material? The mechanical properties of the material are those which affects the mechanical strength, ability of the material to be molded in the suitable shape. कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी एप्लीकेशन में मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो उसके हमें उस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। जैसे किसी भी चीज की डिजाइन की जाती है, कोई भी चीज की डिजाइन की जाती है तो वो डिजाइन करते हैं, तो बिना डिजाइन करते हैं तो किसकी डिजाइन करते हैं, उसका उसमें यूज किसका होता है, एक्चुअली में मटेरियल का होता है। और फाइनली डिजाइन क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी न किसी एप्लीकेशन में उसको यूज करना है, ठीक है ना। तो हम जब डिजाइन करते हैं किसी चीज की तो सबसे पहले दिमाग में हमें ये रहता है कि कहाँ कौन से एप्लीकेशन में यूज करना है। जैसे कि अगर हम ऐसे एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, जैसे आपको लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी हो तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी या फिर शेयर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी। जैसे कि चौक का एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को, बेस्ट एग्जांपल था। चौक को अगर हम ऐसे तोड़ते हैं तो बहुत आसानी से टूट जाता है, और चौक को अगर कंप्रेस करते हैं तो वो टूटता नहीं है, तो मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू शेयर स्ट्रेंथ, है ना। तो जरूरी वो नहीं है। इसीलिए एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे जो डिजाइन की है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं सिलेंडर की डिजाइन की है, तो सिलेंडर की डिजाइन की है तो सिलेंडर कहीं यूज हो रहा है, तो वो सिलेंडर का एक्चुअली वहां पे फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है, या फिर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जैसा फोर्स अप्लाई होगा वैसा उसमें फेलियर होगा, है ना।
तो जब भी जैसे मान लीजिए मैंने कोई मटेरियल यूज किया है और मतलब उस जैसे एप्लीकेशन शाफ्ट का एप्लीकेशन है, वहां पे क्या बेंडिंग होती है, शाफ्ट रोटेट करता है, वहां पे बेंडिंग होती है, बेंडिंग एंड टॉर्जन होता है। तो वहां पे हमें वहां पे ये चीजें, जैसे मान लो कहीं पे टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लग रहा है इसका मतलब शेयर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी, तभी वो मटेरियल बचा रहेगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले कहीं कहाँ पे एप्लीकेशन में यूज करना है उस मटेरियल को, कहाँ पे किस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, उस एप्लीकेशन में कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्या उसका एनवायरनमेंट है, इन सब के बारे में पता होगा, तभी हम मटेरियल की ओर प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे ही हमें ये सब चीजें पता चल गई, तो फिर मटेरियल कौन सा यूज करना है उसके बाद, और मटेरियल यूज करने के लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ना। जैसे मान लो कहीं ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे मैं थोड़ा प्रोडक्शन की ओर जा रहा हूँ, जैसे मेरे को रोलिंग ऑपरेशन करना है, रोलिंग करना है। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग में क्या किया जाता है, एक ब्लॉक को प्लेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एक ब्लॉक को प्लेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब ऐसा मटेरियल लेना है जो ब्लॉक को मटेरियल में प्लेट में कन्वर्ट कर सके, दोनों के बीच में ऐसे रोलर ऐसे घूमता है ऐसे, ठीक है। जैसे आपने गन्ने का रस देखा है, दो रोलर होते हैं, बीच में गन्ना रहता है, तो वो बिल्कुल क्या है, पहले गोल रहता है आपका, सिलेंड्रिकल का आकार रहता है, फिर वो चपटा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसा ही रोलिंग ऑपरेशन होता है। तो उसमें तो विदाउट एनी फेलियर आपका जो ब्लॉक है वो प्लेट में कन्वर्ट हो जाए, शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको उसमें वो वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे वो प्रॉपर्टी है आपकी मेलिएबल प्रॉपर्टी, एक होती है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो हम उसी मटेरियल को रोल कर सकते हैं, उसी मटेरियल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो वो मटेरियल पता होना चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसमें मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हो, है ना। किसी भी ऑपरेशन, किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी मटेरियल यूज करना है, तो उस मटेरियल की जब तक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक हम उस मटेरियल को यूज नहीं कर पाएंगे। जैसा एग्जांपल में एक और एग्जांपल दे रहा है, एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम, मेरे को पता है कि एल्यूमिनियम के एक प्रॉपर्टी है, जिसमें वो प्रॉपर्टी क्या है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है, और मेरे को एप्लीकेशन कहाँ, और मेरे को इस एयर स्पेस में इसको यूज करना है, मटेरियल का यूज करना है, ठीक है, एयर मटेरियल का यूज करना है। तो एयर स्पेस में सबसे अपन को मेन चीज ये चाहिए रहती है कि ऐसा मटेरियल यूज करें जिसकी डेंसिटी कम हो। तो दिमाग में मेरे कौन सी आएगी? अब जब तक मेरे को किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा कि कौन सी मटेरियल ऐसा है जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, तब तक उसके बारे में हम उस मटेरियल को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे को पता है एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम है, मैग्नीशियम की डेंसिटी कम है, तो उन मटेरियल को हम प्रेफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी स्टडी की जाती है कि हम एक्चुअली में एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं कि नहीं। फिर बाद में आगे चीजें आती हैं कि भाई, अरे जैसे मान लो कि हमें मटेरियल ऐसा यूज करना है, वो उसकी डेंसिटी तो कम हो पर स्ट्रेंथ भी हो उस मटेरियल में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो वो मटेरियल तो वैसे ही टूट जाएगा, क्योंकि उसमें वो मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो उसके बाद और फर्दर हम स्टडी करते हैं कि हम उसको मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं एलॉय बना के, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का एलॉय बनाते हैं तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो और भी फिर उस पर काम किया जाता है। तो जनरली अभी बस ये समझना है कि हमें किसी भी मटेरियल के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे करके। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? Strength, it is a property of a material which opposes the deformation or breakdown of the material in presence of external force and load. मेन इन बातों में ध्यान दें, डिफॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, ठीक है, डिफॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। कोई भी मटेरियल ऐसा जो जिसपे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके करें तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो, या फिर कुछ भी, जैसे हम कोई एक रॉड ले रहे हैं, उस पे फोर्स अप्लाई किया हमने, अगर ये मटेरियल में स्ट्रेंथ है, इस मटेरियल में स्ट्रेंथ है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या है? पुलिंग फोर्स है, मतलब टेंसाइल फोर्स है। तो अगर ये मटेरियल डिफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब ये मटेरियल आपका ऐसे खिंच नहीं रहा है, इसकी डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये मटेरियल क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाएगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू क्या, Resist the force. हाँ, एबिलिटी टू रेजिस्ट द फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। Deformation. हाँ. आगे चल के इसमें फिर अभी स्ट्रेस के बारे में नहीं, स्ट्रेस के बारे में तो आप लोगों को सूरज सर ने बात की होगी, एमओएस में इन सब के बारे में बात हुई होगी। जैसा ही आपने ये मैंने जैसा एग्जांपल लिया है वो मॉस का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें लिखा भी हुआ है, must have suitable mechanical strength to be capable to work under different mechanical force and load. different mechanical force मतलब क्या हो गया? टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव फोर्स ऐसे होता है, कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है, ठीक है। बेंडिंग हो सकता है, बेंडिंग ऐसे होती है, बेंडिंग बेटा दोनों साइड उसको ऐसे बेंड किया तो मटेरियल कैसा बेंड हो जाता है? ऐसा, ठीक है, मटेरियल ऐसा बेंड हो जाता है, बेंडिंग हो। या फिर टॉर्जन हो, टॉर्जन के लिए अपन को क्या करना होता है? टॉर्जन एक साइड डायरेक्शन ये और ये एक ये डायरेक्शन, ठीक है, तो इसको अपन टॉर्जन कहते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट मैकेनिकल फोर्सेस, अंडर द डिफरेंट मैकेनिकल फोर्सेस, ये सब फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके उस मटेरियल को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। ये सब सुमित सोनी आ रहा है अभी, इसको सुमित सोनी, सुमित सोनी है? नाउ टफनेस, टफनेस क्या होता है? टफनेस बेटा क्या होता है? देखें, it is the ability of a material to absorb the energy and get plastically deformed without the fracturing, ठीक है, without the fracturing। इनमें वर्ड्स पे ध्यान दें आप, यहाँ पे टफनेस वो कहलाता है कि वो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, कितना एनर्जी को, मटेरियल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है आफ्टर द अप्लाइंग द फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस मटेरियल की जानकारी कब मिलेगी? जब मटेरियल पूरी तरह से प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड हो जाता है। जब मटेरियल पूरी तरह से प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड हो जाता है और प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड होके फ्रैक्चर ना हो, विदाउट फ्रैक्चर, तो उस जैसे ही मटेरियल आपका पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, जैसे ही मटेरियल पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, जैसे कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मटेरियल पे, ठीक है, ये प्लास्टिकली डिफॉर्म तब होगा जब वो इलास्टिक लिमिट को पार कर जाएगा, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी संजय वो सूरज सर ने पढ़ाया होगा इसके बारे में। जब प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, जब प्लास्टिकली डिफॉर्म कैसे होगा? सॉरी, पहले क्या है? पहले वो इलास्टिक लिमिट को पार करेगा, उसके बाद ही वो प्लास्टिक जोन में जाता है। आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा शायद, माइल्ड स्टील का ग्राफ सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा। तो ये माइल्ड स्टील का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका स्ट्रेस वाई एक्सिस में, यहाँ पे होता है आपका स्ट्रेन, या फिर इसको हम कहते हैं फोर्स वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व भी कहते हैं। यहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका? डिफ्लेक्शन होता है, डेल एल, ठीक है। जैसे ही हम हुक्स लॉ को क्या है, जब तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है तब तक वो इलास्टिक जोन में होता है, वहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट रहती है, ठीक है। इसके बाद होता है इलास्टिक जोन। जैसे ही वो इलास्टिक जोन को पार कर जाता है तो वहां पे आ जाता है यील्डिंग हो जाती है मटेरियल की, है ना। मटेरियल जैसे पार करने लगता है वहां पे मटेरियल क्या है? डिफॉर्म होने लगता है, ठीक है। ऐसे इसकी डायमेंशन चेंज होने लगती है। जैसे ही इसकी डायमेंशन चेंज हुई और आपने फोर्स को रिमूव किया, तो वहां पे वो अगर उस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं किया है तो मतलब वो प्लास्टिक जोन में आ गया है। तो कंडीशन क्या है एक्चुअली यहाँ पे? टफनेस की कंडीशन, अगर मटेरियल टफ तब है जब से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मतलब कहाँ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है? यहाँ से। फोर्स कहाँ से अप्लाई किया जा रहा है? यहाँ से। जब से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और जब वो प्लास्टिक जोन में आ जा रहा है
और प्लास्टिक जोन में आ जाने के बाद जब तक ये फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, जब तक ये फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, तब तक कितनी एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया है, मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया है, उसको हम क्या कहते हैं, टफनेस। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, टफनेस। मतलब हम क्या है, अभी जैसे अपन लोग एनर्जी वर्क डन हमने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो हम लोग वर्क डन और एनर्जी हम निकालते हैं तो हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। कुछ आपको याद है? कुछ वर्क डन होता क्या एक्चुअली में? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है कि नहीं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट के एरिया के अंडर, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और एक्स एक्सिस का जो कर्व है, हाँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो कर्व है, उस कर्व का एरिया अंडर द कर्व हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक है ना, वर्क डन कहते हैं, वर्क डन या फिर एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और वर्क डन आपकी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है ना, तो जैसे हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन, वैसे ही हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे फोर्स नहीं निकालना है। जैसे स्ट्रेंथ में फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इस टफनेस में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है ना, एनर्जी और फोर्स में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो टफनेस में जो आपका यूज होता है वो एनर्जी होता है, और स्ट्रेंथ में आपका क्या यूज होता है, फोर्स यूज होता है। तो अब हम किसकी डिस्कस करेंगे, हम एनर्जी की या फिर वर्क डन की। तो वर्क डन निकालने के लिए का सबसे बेस्ट वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वाई एक्स ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, एक मान लो कि एक पोजीशन है, एक मतलब एक बॉल है जिसकी पोजीशन यहाँ पे है और नई पोजीशन इसकी यहाँ पे है। ठीक है, अगर उसका वर्क डन निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। वर्क डन निकालना है तो अपन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम एरिया इन दोनों के बीच में एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इस कर्व को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं, इस कर्व को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं और इस पूरे एरिया को मेजर करते हैं, इस पूरे एरिया को मेजर करते हैं। तो अगर ये एरिया पूरा मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा F इंटू डी एक्स इज कॉल्ड DW। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशियल फॉर्म में चलते हैं। जैसे ही डिफरेंशियल फॉर्म में चलते हैं तो फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक चीजें हैं जो 11th-12th में आप पढ़ते थे। थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करवाया, इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। अभी मेरे को टफनेस डिस्कस करना है, ना कि मेरे को एनर्जी या फिर वर्क डन। ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे ही ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है, वाई वर्सेस एक्स कर्व है। तो अगर उसका टफनेस निकालना है तो अब वर्ड्स में जाएंगे कि इस ग्राफ की ओर देखेंगे और वर्ड्स की ओर जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला, जब से फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से, ठीक है, जहां से जब से फोर्स अप्लाई मटेरियल पे अप्लाई होना स्टार्ट होता है और वो इलास्टिक जोन को पार करेगा, तभी वो प्लास्टिक जोन में जाएगा। गेट्स प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड। ठीक है ना, प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड होना चाहिए, मतलब ये वाला जोन जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड जोन है। ठीक है, विदाउट फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है बेटा, यहाँ पे मटेरियल का फ्रैक्चर हो रहा है। तो इस मटेरियल के फ्रैक्चर होने से पहले इसने कितना ये चला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला। तो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो वही क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को प्रोजेक्ट, ये एक्स एक्सिस पे ही है, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे नहीं है तो इसको अपन प्रोजेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से ये पूरा अपन अगर एरिया हमने निकाल लिया तो ये एरिया क्या बताएगा, टफनेस ऑफ द मटेरियल। क्या बताएगा, टफनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, किसी को भी डाउट हो बेटा, कुछ भी एक बार में क्लियर ना हो तो आप राइज हैंड कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उसी टाइम मैं बताऊंगा। किसी को डाउट है अभी राइज हैंड कीजिए, किसी को भी डाउट हो इसमें? नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखें टफनेस को आप लोग, इसके बाद अब देखिए
numerical value is determined with the of the amount of energy per unit volume. हम हमेशा हम जैसे ये टफनेस निकालते हैं तो टफनेस को कैसे निकालेंगे, किस यूनिट में निकालेंगे, जूल पर मीटर क्यूब में। मतलब एक यूनिट आपका जो वॉल्यूम में कितना एनर्जी कवर कर रहा है उस वो आपको क्या बताएगा, टफनेस, मटेरियल की टफनेस बताएगा। ठीक है, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैंने ग्राफ में बनाया है। द वैल्यू ऑफ द टफनेस ऑफ द मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड बाय स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर गुड टफनेस मटेरियल शुड हैव गुड स्ट्रेंथ एज वेल एज डक्टिलिटी। इस लाइन में ना जाएं, अभी इस लाइन पे ना जाएं, इसको थोड़ा सा, इस लाइन को इग्नोर करें। ठीक है, इस लाइन को इग्नोर करें, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे की प्रॉपर्टीज में चलते हैं। इसके बाद है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, किसी को पता है हार्डनेस होता क्या है? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में हार्डनेस को कैसे आप डिफाइन करोगे। कोई भी कोई भी हो डिफाइन करना चाहे हार्डनेस, राइज हैंड, मैं फिर नाम लूंगा उनका। जो भी डिफाइन करना चाहता है हार्डनेस को, जो भी हार्डनेस को डिफाइन करना चाहता है, राइज हैंड। कोई नहीं डिफाइन करना चाहता है? सर मेरे रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। राइट हैंड साइड पे आता है बेटा, राइज हैंड या मोर नाम ले लो। कौन कौन नहीं है ना, कौन बताना चाहता है? सर हेमंत। मैं बताओ बेटा। सर हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी है कि सरफेस पे अगर अपन कोई मतलब उसके पैरेलल फोर्स लगाते हैं ना, तो वो सरफेस से अगर वहां से मतलब कि कितनी फोर्स पे वो वहां से रिमूव होती है, कितने फोर्स से मतलब वहां से वो रिमूव होती है, सरफेस रिमूव होती है। क्लियर, और क्लियर कर सकते हैं इसको? हाँ सर, जैसे अपने जो टेम्पर्ड ग्लास आते हैं ना फोन का, इसमें हार्डनेस की वो बात होती है क्योंकि अपन क्या फिंगर से स्क्रीन चलाते हैं ना, तो ऊपर नीचे वगैरह करते हैं, तो वो अपने एक पैरेलल फोर्स लगाते हैं अपन सरफेस के। तो ये हार्डनेस जो एक सरफेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, रचित बताओ, तुमने राइज हैंड किया सर है? कोई भी, सर अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और अगर उसका शेप चेंज नहीं होता, तो एक पर्टिकुलर फोर्स तक, जब तक उसका शेप चेंज नहीं होता, वो उसकी हार्डनेस होती है। शेप मतलब हाँ, मैं जब तक वो रेजिस्ट करता है कि एक मैं शीट ले रहा हूँ, उसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर वो एल शेप ले लेगा तो मतलब वो हार्ड मटेरियल नहीं है, कहने का मतलब ये है, ऐसा? सर आपने प्लेन शीट ली है, फिर अगर आपने उस पर फोर्स लगाया, हाँ तो उसके वो अगर होगा ना। उसने एल शेप ले लिया तो फिर आपके हिसाब से वो हार्ड मटेरियल नहीं हुआ, मतलब ऐसा? हाँ सर, उसका शेप चेंज हो गया ना। शेप चेंज हो गया, मतलब हेमंत बोल रहे हैं इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी, और आप कह रहे हैं कि इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी। नहीं सर, इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है सर, वो मतलब वो उसका रेजिस्टेंस होगा। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक पर्टिकुलर फोर्स से लगा सकते हो, उसके बाद लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब तक उसका रेजिस्टेंस शेप चेंज तब नहीं होता है होता। ना, रेजिस्टेंस तब कौन रेजिस्टेंस देगा? इंटरनली मटेरियल खुद ना, हाँ है ना। इंटरनली हाँ। मटेरियल खुद रेजिस्ट करेगा तभी ना उसको वो एल शेप नहीं बनने देगा। हाँ कहने हाँ का मतलब आप जो शेप चेंज तब होगा ना जब वो इंटरनली वो कर सकेगा, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी, और हेमंत कह रहे हैं इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। और किसी को कुछ बताना हो तो वो भी बता सकता है, जस्ट राइज योर हैंड। जनरली आप जनरल डेफिनेशन भी दे सकते हैं जो आप महसूस करते हो हार्डनेस को। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि हम बोलते हैं कांच जो है, जो ग्लास है, वो हार्ड होता है, मतलब क्यों बोलते हो वो हार्ड होता है? कोई बताएगा? क्योंकि सर जो उसकी सरफेस होती है ना, वो नाम बताओ मतलब बेटा, अगर नाम। हेमंत। हाँ बोलो। सर जो कांच की जो सरफेस रहती है ना, जैसे अगर किसी विंडो पे वो कोई कांच लगा हुआ है, तो उसकी सॉरी, सरफेस फिर को से जो बोलो नीचे बेटा, आने में, सुनाई सर, प्लीज सर बात नहीं कीजिए।
हाँ सर जो कांच में सर जो कांच को अपन सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, उसमें सर जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना, वो सर मिलियंस ऑफ ईयर में एक से मतलब ऊपर से क्रॉस होकर नीचे तक आती है। मतलब अगर वो लेयर की जो सरफेस है उसको अपन फोर्स लग रही है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको अपन कहते हैं कि कांच काफी हार्ड होता है। अच्छा, और कोई एग्जांपल दे सकते हो हार्ड मटेरियल का? सर जैसे फ्लोर फ्लोर जो मतलब जैसे अपन सड़क की बात कर रहे हैं, रोड की, तो वो भी काफी हार्ड रहता है क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो काफी वो वैसे रहते हैं स्ट्रक्चर उसका। एक क्वेश्चन तुमसे ही पूछ रहा हूँ हेमंत तुमसे, अगर जो मटेरियल ज्यादा रफ होगा वो ज्यादा हार्ड होगा क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है, उसकी सरफेस पे डिपेंड है कि वो मटेरियल वहां से हटने की उसकी क्या है कि कितनी फोर्स ओके पे ओके ओके, वो हटेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आ, आपने ये चीज सही बताई कि इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी, है ना। बाकी इसको एलोबरेट करते हैं। जैसे कि किसी मटेरियल में, जैसे कि किसी भी मटेरियल या कोई मटेरियल है, ठीक है, कैसे हम डिसाइड करते हैं हार्ड मटेरियल हार्ड है कि नहीं है? तो क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से ऊपर से, इसको आप टॉप व्यू में लें इस डायग्राम को, है ना, इसको आप फ्रंट में ना लेके इसको टॉप में लें ऐसे, ठीक है। मैं फोर्स टॉप से लगा रहा हूँ, यहाँ से मटेरियल को फोर्स लगा रहा हूँ टॉप से, ठीक है। जैसे ही मैं ऊपर से इसको फोर्स लगाता हूँ मटेरियल को, अगर इस मटेरियल में होल हो जाता है, इस मटेरियल में होल होल हो जाता है, ठीक है, अगर इस मटेरियल में होल हो जाता है, जैसे कि छर्रा छर्रा जो बंदूक आता है, छर्रे की बंदूक, उसको अपन चलाते हैं, किसी पे भी लगाते हैं, जैसे मिट्टी पे लगाते हैं तो मिट्टी पे वो ऐसे गोल का निशान बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, छर्रे का निशान बन जाता है। वैसा ही इंडेंट अगर इस मटेरियल पे हो रहा है, तो जितना कम इंडेंट हो रहा है मटेरियल में, जितना कम इंडेंट हो रहा है, जितना कम इंडेंट हो रहा है, उतनी ज्यादा उसकी हार्डनेस होती है, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी हार्डनेस होती है। जैसे कि हमने एक मटेरियल पे, जैसे एक मटेरियल मैंने लिया एल्यूमिनियम का, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का मटेरियल लिया है, दूसरा मैंने स्टेनलेस स्टील का मटेरियल लिया है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, एसएस। चैट बॉक्स में बहुत लोग कुछ लिख रहे हैं, प्रेजेंट लिख रहे हैं बेटा। सुमित सोनी कौन है? यस सर। आप लोग, आप बीच में क्या चले गए थे क्या बेटा? अभी आप फिर से आप... सर नेटवर्क इशू आ गया था सर, जो लीव हो गया था पूरा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम है, दूसरा स्टेनलेस स्टील है, मैंने दोनों को ऊपर से मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में मान लो इतना इंडेंट हुआ है, ठीक है ना, ये मैं गोला बना रहा हूँ, ये अंदर तक उभरा हुआ है वो गोला, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कल की क्लास में, हार्डनेस मतलब कैसे इंडेंट होता है वो डायग्राम भी दिखाऊंगा। अभी आप इसको महसूस कर सकते हैं। महसूस ऐसे करें कि एक छर्रे वाली बंदूक लिए आपने और उसको मिट्टी पे, ऐसे गीली मिट्टी पे आपने इसको लगाया है, तो वो छर्रा जो है वो उसमें क्या है, चिपक जाता है। फिर जैसे उस छर्रे को निकालते हैं तो एक ऐसा आपको होल दिखता है कि नहीं, बिल्कुल छर्रे के आकार का, तो होल दिखता है, तो वो वैसा बनने को हम इंडेंटेशन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही महसूस करें, इस मटेरियल में एल्यूमिनियम में इतना होल हुआ है और इसमें स्टेनलेस स्टील में इतना होल हुआ है, तो किसकी हार्डनेस ज्यादा होगी? स्टेनलेस स्टील की हार्डनेस ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इंडेंट होगा मटेरियल, उतनी ज्यादा उसमें उतना कम उसकी हार्डनेस होती है, ठीक है, समझ में आया? दूसरा, एक तो ये तो एक ही बात है, दूसरी बात क्या है? दूसरा, अगर हम स्क्रैच करते हैं अपन किसी भी नुकीली चीज से, जैसे कि हमने मैंने एक कील ली है, किसी भी मटेरियल को आप इसको ऐसे स्क्रैच करोगे तो जितना आराम से ये स्क्रैच होगा, जितना आराम से मटेरियल स्क्रैच होगा, उतनी कम हार्डनेस होगी मटेरियल की, ठीक है। अब आप कांच का एग्जांपल ले सकते हैं। कांच पे कोई भी चीज लगती है, कांच पे कोई भी चीज फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस पे होल नहीं बनता है, वो सीधा टूट जाता है, होता है कि नहीं? कांच सीधा टूट जाता है, उसमें कोई भी होल नहीं होता है, इसी होल नहीं होता है, इंडेंटेशन नहीं होता है, इसलिए वो हार्ड कहलाता है। आया समझ में? ठीक है। ऐसे ही कांच पे आप स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच तो बनता है, स्क्रैच तो बनता है, पर
किसी और मटेरियल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो उसमें कम स्क्रैच होता है और बाकी मटेरियल में स्क्रैच ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो चीजों से हम पता कर पाते हैं कि मटेरियल हार्ड है कि नहीं है। और तीसरा एक और चीज होती है हार्डनेस पता करने की, वो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया है ना? इसको मैं मिटा देता हूँ। तीन तरह के, एक तो स्क्रैच जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा इंडेंटेशन ये भी मैंने बता दिया है ना, और तीसरा जो होता है वो डायनेमिक होता है एक्चुअली, रीबाउंड हार्डनेस। रीबाउंड हार्डनेस इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, जैसे पढ़ के बता रहा हूँ, रीबाउंड हार्डनेस इज आल्सो कॉल्ड द डायनेमिक हार्डनेस। इट इज डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ बाउंस ऑफ द diamond tip hammered dropped from the fixed height on the material। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे ही हमने मटेरियल पे किसी हाइट पे कोई भी चीज फेंकी है, ठीक है, कोई भी चीज फेंकी है, वो कितना ऊपर जा रहा है, वापस रिबाउंड होके कितना ऊपर जा रहा है। अगर जितना ज्यादा ऊपर जाएगा वो कोई भी चीज अपन ने ऊपर से हाइट से फेंकी है उस मटेरियल पे, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उस मटेरियल की उतनी ज्यादा हार्डनेस होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रिबाउंड हार्डनेस। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? नेक्स्ट, अभी कितना टाइम हुआ है? टाइम हो गया है बेटा। नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि हार्डनेबिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, क्रीप, रेजिलियंस, फटीग, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम इनको आप नोट कर लीजिए, और आप अगर अपने से भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैंने बुक आपको शेयर कर ली है, वो वाली बुक कौन सी, कैलिस्टर बुक मैंने आप लोगों को मैंने शेयर की है पीडीएफ उसकी आपको गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो सर आप वो बुक ओपन ही नहीं हो रही है। ओपन नहीं हो रही है? ओपन नहीं हो रही ओपन? मेरे से तो नहीं ओपन सर। हो रही थी बेटा। सर हमारे किसी किसी के नहीं हो रही ओपन। दो किसी की भी नहीं हो सब वो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसको एक्चुअली वो उसमें अपलोड हो गया था तो मैंने सेंड कर दिया था, पर मैं ऐसा करूंगा उसको ड्राइव में डाल के लिंक शेयर कर लूंगा, फिर आपके ओपन हो जाएगी। ठीक है, आज ऐसा कर लूंगा। ठीक है, तो वो बुक को, उस बुक को एज ए रेफरेंस बुक लें। ठीक है, दो तरह की बुक्स होती हैं, एक तो टेक्स्ट बुक होती है, एक रेफरेंस बुक होती है। टेक्स्ट बुक को हमेशा साथ में रखा जाता है, उसी से पढ़ा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, उस टेक्स्ट बुक में उसको टॉपिक को और एलोबरेट होके आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले टेक्स्ट बुक को प्रेफर कीजिए बेसिक नॉलेज के लिए। टेक्स्ट बुक आप लोगों के साथ मैंने आपको विश्वजीत राइज हैंड, कौन है विश्वजीत? सर वो गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, तो रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में यही फर्क होता है। टेक्स्ट बुक को सबसे पहले एज अ बेसिक सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, पढ़ा जाता है। और टेक्स्ट बुक के लिए आप वो कौन सी है, राघवन बुक आती है। ठीक है, टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट बुक, वो भी आपको pdfdrive.com वहां पे आपको उसकी पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। आप पहले उसको प्रेफर करें, ठीक है, उसमें पढ़ें, और कोई भी टॉपिक आपको और एलोबरेट होके आपको उसको पढ़ना है तो आप कैलिस्टर उसको प्रेफर करें। ठीक है ना, कैलिस्टर इज अ रेफरेंस बुक एंड राघवन इज अ टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इन बुक्स को ऐसे प्रेफर करें। और भी बुक्स आगे मैं बताऊंगा, गेट के हिसाब से भी मैं बताऊंगा, कुछ एक बुक आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी पहले लेवल उस तक पहुंच जाए उसके बाद ही बताएंगे। ठीक है ना, तो और दूसरी बात, आप लोगों के साथ एक YouTube चैनल भी मैंने शेयर किया था, उसमें गेट फंडामेंटल्स करके, उनके मैंने पर्सनली वीडियोस देखे मैंने। ठीक है, उनके मैंने पर्सनली वीडियोस देखे, मेरे को ऐसा लगा कि बिल्कुल बेसिक से वो बता रहे हैं पूरा, मतलब
नीचे से उठ के ऊपर तक जा रहे हैं और न्यूमेरिकल शेयर कर रहे हैं। तो कुछ अगर आपको भी और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, जैसे कि आपको टाइम मिल रहा है, क्लासेस के बाद भी थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो उन वीडियोस को देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उस चैनल को प्रेफर करें, बाकी नहीं तो मतलब अगर बाकी सब हम पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, वहाँ पे मैकेनिक्स के वीडियोस देखे थे, तो वो सर तो हमें पढ़ा ही रहे हैं। पर अगर दूसरा गेट, उसमें क्या है एक्चुअली गेट लेवल का पढ़ाया जा रहा है और उसमें न्यूमेरिकल गेट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो कैसे वे सॉल्व कैसे किया जाता है उस न्यूमेरिकल को उसका नॉलेज आपको मिल जाएगा। मेरे को पर्सनली ऐसा लगा, एक्चुअली मैं तो बहुत सारे चैनल्स देखता रहता हूँ, एक नहीं देखता हूँ वो इसलिए वो देखा, उसमें मैंने एक्चुअली लगा कि आप बेसिक लेवल से थर्ड सेमेस्टर वाले भी उस वीडियो को समझ सकते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने। ठीक है, तो आपको उसको भी देखें अच्छे से, और आपको आगे चल के, कई लोगों को आगे चल के तो हो सकता है कि अभी तो नहीं हुआ है, आगे चल के डिग्री पाने के लिए गेट क्वालिफिकेशन आपका कंपलसरी हो सकता है आपके साथ ही अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें पहले से ही। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इन टॉपिक जो मैंने जो प्रॉपर्टीज आपके अभी दिखाई है उनको थोड़ा सा देख लें, तो देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आने लगेंगी चीजें। इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपका ये प्रॉपर्टीज ही पढ़ाई जाएंगी, ये पूरी प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद दूसरा टॉपिक नहीं स्टार्ट हो पाएगा, ये पूरी प्रॉपर्टीज होंगी। अभी आप प्रेजेंट लगा रहे हैं शायद सब लोग चैट बॉक्स में, और भी सब लोग जितने लोग भी हैं प्रेजेंट लगा दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक में आपको मैं जिसकी कितनी अटेंडेंस हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है? बिल्कुल सर। ओके सर। सभी ने कर दिया? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू थैंक यू सर। ओके सर।